बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये जो पुलिस वालों की ज़िंदगी है ना, ये बड़ी अजीब सी ज़िंदगी है। बाहर से बड़ी खूबसूरत नज़र आती है ये लाइफ, और अगर इनके अंदर देखा जाए करप्शन के अलावा या जो जुल्म सितम ये करते हैं तो बड़ी अजीब सी। मैं आपको मिसाल देता हूँ अपनी लाइफ की कि जब मैंने पुलिस ज्वाइन करने की कोशिश की और ये 1982 का 82-83 की बात है। तो जब मैं पुलिस लाइंस भावलपुर में गया और वहाँ सनाउल्ला भट्ट हमारे OSI हुआ करते थे, तो मैंने जाके शर्ट उतारी और नाप अपनी मेजरमेंट, जो पुलिस में आने के शहदाई हैं, बड़े मेरे अच्छे जो बच्चे हैं पुलिस में आना चाह रहे हैं, तो उन्हें पता है जो मेजरमेंट दे चुके हैं। तो आप मेजरमेंट के लिए आपको पहले वो आपकी शर्ट उतरवा देते हैं और फिर आपको खड़ा किया जाता है। एक वो उनका जो स्टैंड सा बना हुआ था और उस पर आपकी जो कद नापा जाता है। तो अब मेरा कद जो था वो 6 फुट 1.5 इंच कद था जी। अब दूसरा स्टेप जो होता है ये पुलिस में, मैं आप दोस्तों को बता दूं कि जी पुलिस में आने के लिए जो अपर सबॉर्डिनेट और जो लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए कद जो है वो 5 फुट 7 इंच होना लाजमी है, और छाती जो है वो 33 इंच यानी 33 इंच, और उसका फैलाव जो है वो 1.5 इंच यानी 34.5 हो। यानी अगर आप सिंपल नापते हैं तो वो 33 इंच, और अगर फैलाव उसका 1.5 इंच ना हो तो फिर भी नहीं लिया जाता, और कद अगर आपका 5 फुट 7 इंच से कम है तो भी पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लिया जाता। लेकिन ये जो दूसरे हैं नूरी साहबान हैं, उनमें कद की कोई वो नहीं है, कदगन नहीं है। वो उनका जो कद है वो बेशक 5 फुट 2 इंच भी हो। तो बहुत से ASPs हजरात और उनके साथ वो प्रमोट हुए और अब भी मौजूद हैं जिनके कद बहुत छोटे हैं मगर वो पुलिस में कमांड करते हैं जी। तो वो मैं सिलसिला वहाँ से शुरू करता हूँ जी, जहाँ वो मैं भर्ती के लिए गया। कद मेरा 6 फुट 1.5 इंच, और उसके बाद जो छाती थी मेरी उस वक्त जो थी वो 36 इंच थी बग़ैर फैलाए, और उसका फैलाव जो था मेरा उस वक्त, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स किया करता था, मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं सुबह जॉगिंग किया करता था, तो 3 इंच फैलाव था मेरा जी। 39 इंच रिकॉर्ड था कि जी वो मेरी छाती का जो फैलाव था वो 36-39 यानी फैलाव था। और वो वाह शुरू हो गई जी। वहाँ मेरे जो और कोलीग थे जो मेरे साथ आए हुए थे छापी, उसमें नवाजिश बुखारी का कद 6 फुट 3 इंच था, लेकिन उसकी छाती इतनी चौड़ी नहीं थी। फजल बुखारी का कद नॉर्मल था, 5 फुट 10 इंच 11 इंच था, और लतीफ़ कांजू का जो कद था वो 5 फुट 6.5 इंच था। वो रिजेक्ट हो गया और बाद में वो आधे इंच की कंडोनेशन लेके आया था हाजी साहब से। उस वक्त होती थी, अब नहीं होती। तो पास ही वहाँ जैसे वो एक जवान जो लंबे कद का है और रंग गोरा चिट्टा है और वो जी उसकी छाती भी इतनी है, तो ज़ाहिर है वहाँ खड़े हुए सारे सबने कहा जी आपने तो खान साहब हो जाना है, पुलिस में आप हो जाएंगे। तो पास ही वहाँ पुलिस लाइंस भावलपुर की बात कर रहा हूँ, तो एक टेबल जिस पे वो नीले रंग का, आपको पता है सब्ज़ रंग का कपड़ा बिछा होता है पुलिस के महकमों में अक्सर, और एक कुर्सी पे एक कॉटन के सूट में जी, जैसा कि आज मैंने पहना हुआ है, तो वो उसमें लाइट क्रीम कलर का सूट था, और वो एक साहब वहाँ बर्जमान थे कुर्सी पे, गोल्ड लीफ की एक डिबिया साइड पे पड़ी माचिस, और वो सिगरेट पी रहे हैं, और साथ में थोड़ी दूर उनकी एक गाड़ी खड़ी हुई थी 80 यानी 81 करोला थी जी, और मुझे वाइट कलर की, और उन्होंने मुझे बुला लिया। अब मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी आप किन के बेटे हैं जी। तो मैंने बताया अपने वाले साहब का नाम कि जी मैं अमानुल्लाह खान साहब का बेटा हूँ, और वो फौत हो गए हैं, और ही वाज एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। तो कहते हैं जी वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने जो अपना तारुफ कराया था वो था जी मुनव्वर आलम लगारी साहब के नाम से। मुनव्वर आलम लगारी जो हैं ये चोटी ज़ेरी के रहने वाले थे और बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, बाद में इंस्पेक्टर ये रैंक से आए थे मेरे ख्याल में, या प्रोबेशनर थे, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन उस वक्त ये सब इंस्पेक्टर थे। बाद में इंस्पेक्टर होके ये
इनकी रिटायरमेंट हुई थी, तो मेरे ख्याल में ये रैंकर ही थे क्योंकि इंस्पेक्टर पर तक गए थे जी। अब राना मुनव्वर साहब ने मुझे कहा कि बेटा आप पुलिस में आना तो चाह रहे हो, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ज़िल्लत और परेशानी में गुजरेगी। अब मैं कभी उनके मुंह की तरफ देखूं, मुनव्वर आलम लगारी साहब के मुंह की तरफ, जी गोल्ड लीफ पीना उस दौर में, और फिर सिगरेट पी रहे हैं, साथ स्टाइल भी है, परफ्यूम भी बहुत अच्छा लगाया हुआ है, कॉटन का सूट, क्योंकि उस जनूबी पंजाब में कॉटन पहनना, वाइट कलर या इस टाइप का बड़ी पहचान समझी जाती है कि जी अमीर आदमी है। और फिर गाड़ी जो उनके साथ खड़ी हुई थी वो भी मुझे बताया इनकी गाड़ी, तो मैंने कहा जी शायद इनकी मुझसे कोई दुश्मनी है। तो उन्होंने जो अगली बात की, उन्होंने कहा जी कि खान साहब आप के रिश्तेदार मज़े करेंगे, आपके बच्चे मज़े करेंगे, रेल पहल होगी पैसों की, और लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है वो बस आपकी कोई ज़िंदगी नहीं होगी, दूसरे लफ्ज़ों में जी। उस वक्त मैंने यही फील किया कि ये मुनव्वर आलम लगारी साहब जो हैं वो गलत फरमा रहे हैं। लेकिन बाद में जब पुलिस की नौकरी मैंने 37.5 साल की, तो मुझे एहसास हुआ नहीं यार, ये वाकई सही बात है कि पुलिस वाले की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ईद पे पुलिस वाले को छुट्टी नहीं होती, शब बारात है कोई छुट्टी नहीं है, मुहर्रम में लोग कब्रिस्तान जा रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे वो उनको लिपाई करने और उन पे वो डालने के लिए पत्तियाँ वत्तियाँ फूल, पुलिस वाले ड्यूटी पे खड़े होते हैं। माह रमज़ान में जब आप लोग तरावी पढ़ रहे होते हैं तो ये लोग सारे वहाँ बाहर ड्यूटी कर रहे होते हैं, जुमा नमाज की ड्यूटी इनकी है, और फिर VVIP ड्यूटी, इतनी ड्यूटियाँ हैं कि आप सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात कि जी हवलात थाना, मैं अक्सर कहता हूँ कि जी जो वैसे तो पूरी दुनिया अल्लाह के सहारे चल रही है और अल्लाह की मर्ज़ी से चल रही है, लेकिन एक पुलिस वाले की ज़िंदगी में अल्लाह का अमल दखल को बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए कि आप देखें कि हवलात थाना में 40 लोग बैठे हुए हैं थाने के अंदर, और उनमें से कोई एक बंदा भी हार्ट अटैक से मर जाए तो फौरी तौर पर उसी SHO को उसी हवलात में वर्दी समेत बंद कर दिया जाता है कि जी इसने तशद्दुद से मारा है। बाद में कहीं जाके कोई पता चलता है कि नहीं जी ये है या नहीं है। एक दफ़ा उसी हवलात में बंद करके ये जो नूरी कौम है ये फ़ख्र महसूस करती है, और पब्लिक प्रेशर ख़त्म करने के लिए और उसके साथ साथ जो उनके अफसरान और सियासतदानों के प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पड़ते, तो और उनको उसमें बंद कर दिया जाता है जी। अच्छा, ये तो मैंने कोई तमीद बांधी थी इसलिए कि जी पुलिस वालों की लाइफ क्या है। अब एक बड़ा सच्चा वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं 2004 में मेरी दूसरी पोस्टिंग थी जी थाना रुकनपुर। अब थाना रुकनपुर जो है ये सदर रहीमयार ख़ान तहसील में आता है, और ये बिल्कुल KLP पे तो नहीं है, उससे हट के है। अब तो खैर मोटरवे बन गई, मोटरवे पे नहीं आता ये, लेकिन ये KLP रोड जो थी, कराची लाहौर पेशावर रोड, उस पे ये सरदारगढ़ एक अड्डा आता है, और वो सरदारगढ़ से फिर 10 किलोमीटर आगे जाके ये थाना रुकनपुर है। अब रुकनपुर की दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं जी। एक तो वहाँ के आम बड़े मशहूर हैं, आबादपुर थाना है और रुकनपुर थाना, इसमें बेतहाशा आम होते हैं और बहुत अच्छी नस्ल के आम होते हैं, जिनमें दुशहरी है, अनवर लटोर है, फजरी है, और फिर चौसा है। ये सारी जो अच्छी अच्छी किस्में हैं, सरोली है, तो अभी ये आ जाएंगे आम। तो आम बड़े मशहूर, और फिर वहाँ की मनशात फ़रोश बड़े मशहूर हैं जी। दश्ती कौम वहाँ बैठी हुई है, बलोच कहलाते हैं, और ये बड़ी बहादुर कौम थी। इन्होंने मुकाबला किया था नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान का, लेकिन बाद में इनको इनके जो नौजवान नस्ल थी उसको नशे का आदी बना दिया गया, और ये फिर नशा बेचते भी हैं और पीते भी हैं। हेरोइन, चर्स, अफ्यून, हर किस्म का नशा यहाँ बिकता है। और आप पेशावर और जो इलाका गैर है वहाँ से बहुत हैवी क्वांटिटी में जो मंशात आती है यहाँ के दश्तियों के पास आती है। ये थोड़ा सा मैं तारुफ करा रहा हूँ आपको। और बाकी भी बड़ी कौमें हैं, मानिक हैं वहाँ, और फिर लाशारी बलोच हैं, इसी तरह मार हैं, और माछी बैठे हुए हैं गौसपुर में। खैर बड़ी कौमें हैं जो वहाँ रहती हैं। तो ये 2004 में मेरी पोस्टिंग वहाँ दोबारा हुई, तो आशिक
नीला जो था, पहले एक हवलदार मेरे पास मुहर्रिर हुआ करता था कोट सब्जल, मेरे पिछले जो व्लॉग्स हैं उनमें उसका जिक्र है, और ये वहाँ ASI बन चुका था। इसने फूल वूल एक लगाया होता, बड़ा चौड़ा होकर इसने फिरना, और मेहनत, बड़ा मेहनती था और मेहनत करता था। एक दिन मुझे इतला आई है जी, मोबाइल फ़ोन आ चुके थे, तो मुझे इतला मिली कि आशिक नीला जो है हेड हाजीपुर पे मौजूद था वहाँ। तो वहाँ एक इश्तिहारी था चोरी का, नवाज़ महर जी, नवाज़ उर्फ नाजू महर, वो वहाँ खड़ा था, तो उसके पास पिस्टल भी था। तो जो ही इसने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो हेड हाजीपुर बहुत बड़ी नहर है, वहाँ एक हेड बना हुआ है और पानी बड़ा तेज़ी से गिरता है। तो वो जो नाजू महर था उसने जी उसमें छलांग लगा दी, और अब आशिक उसने फायर किया नहीं किया, ये भी था कि उसने एक फ़ायर भी किया। तो जवाबन ये भी नए थानेदार साहब थे, उन्होंने भी अपना पिस्टल निकाला और 2 फायर कर दिए। अब हवाई किए या डराने के लिए कि, लेकिन उसने छलांग लगा दी, और उसके बाद वो जो नाजुमार साहब थे जी वो गायब हो गए। अब थोड़ी देर में वहाँ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, और वहाँ पे जैसे होता है जी रोड ब्लॉक कर, वो उन्होंने हेड पूरा ब्लॉक कर दिया, टायरों को आग लगा दी। ये बड़ा सिस्टम है जी हमारे मुल्क का। मैं तो कहता हूँ अलमिया है कि जी जैसे कोई छोटी सी बात होती है तो फौरी तौर पे रोड ब्लॉक करके तवज्जो हासिल की जाती है, लोग परेशान हैं, वो एक अलग इशू है। मुझे भी इतला मिली जी, मैं फटाफट, मैं मेरी प्राइवेट गाड़ी थी उसमें, और एक जो सरकारी गाड़ी थी उसे लेके कुछ नफरी के साथ में वहाँ पहुँच गया। जो आशिक था वो भी वहाँ मौजूद था, ASI। लेकिन वहाँ जब मैंने हालात देखे और लोगों का ये था कि जी आशिक ने फायर मार दिया, और माहर बिरादरी भी वहाँ बड़ी बैठी हुई है, तो उन्होंने कहा जी इसको मार दिया गया, तो और ये इसको पकड़ें, जैसे होता है पुलिस ये पब्लिक का रिएक्शन होता है, वो शुरू था। तो वहाँ के एक ज़िम्मेदार हैं जी मलिक असलम मानिक काम का, ये बड़ा लंबे कद का जवान है जी, अभी भी ज़िंदा है, और बड़ा मुआविन पुलिस, और हमेशा पुलिस की खिदमत करना, और इस तरह वो भी वहाँ आ गया। अब लोगों का जो ही वो मुश्तिल हुए, तो मैंने फौरी तौर पे, देहाती थानों की एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि वहाँ के जो वडेरे होते हैं, वहाँ के ज़िम्मेदार होते हैं, वो पुलिस वालों को बचाते हैं, वो उन जो मुजाहरे कर रहे थे उनको हमेशा उनके आगे आने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मलिक असलम मानिक ने ये किया जी, उनको जाके समझाया। अब नारेबाजी हुई, मेरे खिलाफ भी मारे कि जो उसको गिरफ़्तार करें, खैर हम वहाँ से निकल के आ गए। अब मैंने मानिक को ये कहा, असलम मानिक को, कि यार इनको ना किसी तरह समझा, कोशिश करते हैं। अब वो चोर भी है, इनको भी पता है कि चोर है और मुकदमात उसके ख़िलाफ़ हैं चोरी के, और इसमें कुछ शक वाली, और उसके पास कारबीन भी थी। अब कारबीन जो होती है ये इस टाइप का होता है जैसे मिनी बंदूक होती है ना जी, 12 बोर की इसमें वो कारतूस पड़ते हैं, उसको कारबीन कहते हैं, और बड़ा मौलिक हथियार है ये, आमतौर पे देहाती इलाकों में बड़ा इस्तेमाल होता है। और जो बंदूक की नाल काट के और उसके पीछे वो पूरा सिस्टम लगा के बनाया जाता है, और इसमें अगर LG या SMG के कारतूस डले हों तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और इससे सर्वाइवल बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो दाने होते हैं कारतूस के 5, वो इक्वली जाते हैं और वो हर्ट करते हैं जहाँ भी लगते हैं। आमतौर पे पिस्टल या रिवाल्वर में 1 गोली निकलती है, लेकिन 5 दाने जब इकट्ठे निकलते हैं तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। ले जी, हालात कुछ काबू में आ गए, लोग भी लेकिन वो अंडरग्राउंड जैसे तकरीब कारियाँ होती हैं वो जारी थे। मैंने भी कोशिश की, कुछ लोगों को डाला, और तीसरे दिन उन्होंने जी कहा कि जी अब हम गैबाना जनाजा भी कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं। बड़ी कोशिश की उसको ढूंढने की, उसकी लाश ढूंढने के लिए हमने भी कोशिश की, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत नहर में छलांगें लगाईं, लेकिन कहीं से ना वो ज़िंदा मिला और ना ही उसकी लाश मिल रही थी। मोहम्मद नवाज़ जो मार था, नाजू मार, तो फिर ये भी ज़हन में था कि कहीं वो, क्योंकि तैराकी तो इन लोगों को बहुत आती है, ये जितने भी देहात के रहने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पे कच्चे के लोग हैं, वो तो आप हैरान होंगे कि जी वो दरिया में छलांग लगाते हैं और दूसरी साइड पे निकल जाते हैं जी। और आम ये डिब्बा जो होता है
प्लास्टिक का जिसमें हवा भरी होती है उसको अपने सीने से लगा के दरिया सिंध मैंने क्रॉस करते देखा है। और दूसरा जो मशकीज़ा छोटा जिसे शरा कहते हैं जी, मशकीज़ा उसमें हवा भर के उसको बांध देते हैं और वो मशकीज़ा अपने सीने के साथ लगा के ये दरिया क्रॉस कर जाते हैं। उसी इलाके में आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी नहरों में नहा रहे होते हैं। तो एक ये भी था कि जी कि कहीं मोहम्मद नवाज़ जो है वो निकल गया होगा। लेकिन तीसरे दिन जब वो जनाजे की कोशिश कर रहे थे तो उसी हेड हाजीपुर में आप हैरान हो गए कि जी उसकी लाश उभर आई थी। अब लाश जो थी, जहाँ वो हेड के वो बड़े बड़े गेट्स होते हैं, उन गेट के दरमियान नीचे फंसी हुई थी और 3 दिन हो गए, तो ज़ाहिर है उसकी हालत भी ख़राब हो गई पानी में रह के। जैसे ही लाश मिली तो मुझे फिर कॉल आई मलिक असलम मानिक की, और उसने कहा सर वो लाश मिल गई है, इस तरह तो हालात बड़े ख़राब हैं, तो अभी हम लाश निकलवा रहे हैं और निकलवा के हम ट्रैक्टर ट्राली में डाल के, तो इनका प्रोग्राम ये है कि जी वहाँ से लाश को जो है वो KLP रोड पर रख के रोड को ब्लॉक किया जाए, और या अड्डा सरदारगढ़ पे वो ब्लॉक करना था, या दूसरी साइड से एक रास्ता आता है वो जहाँ अमिस्नाबाद या जहर पीर उस तरफ से भी रास्ते निकलते हैं, तो वहाँ आके इन्होंने किसी जगह सड़क पे लाश रख देनी है। और उसके बाद इन्होंने, जैसे आपको पता है कि रोड ब्लॉक हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उसको कहा मलिक असलम मानिक को कि यार कोशिश करना कि तुम साथ आओ, तुम पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, और ये रोड ब्लॉक ना करें और किसी तरह इस लाश को लेके आप आ जाओ। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जी नहीं, इसको गोली लगी हुई है आशिक की। ये सारी बातें मैं पहले 3 दिन पहले ही अपने जो मेरे SSP थे उस वक्त उनको भी इन्हें बताई, और नज़ीर शाह साहब एक DSP साहब थे, मैंने उनको भी बताई, और उनके नोटिस में थी ये सारी बात। और जैसे ही असलम मानिक की कॉल आई, मैंने फिर नज़ीर शाह साहब को बताया कि जी इस तरह लाश मिल गई है और लोग लेके आ रहे हैं, आप भी फौरी तौर पे आ जाएं नफरी लेके पुलिस लाइन से, क्योंकि इन्हें हम रोड ब्लॉक ना कर रहे थे। अब हमारा सबसे बड़ा वो यही था कि जी रोड ब्लॉक ना हो। अब ट्रैक्टर टाली पे लाश लेके जो ही ये सड़क पे आए और उनके साथ अभी लोग कम थे, तो मैंने फौरी तौर पे वहाँ रश किया और एक प्राइवेट डाला वैगन जो थी वो अरेंज करके हमने लाश को वहाँ जाके मलिक असलम मानिक की मदद से, क्योंकि अभी उसके थोड़े से वर्षा साथ थे, पीछे लोग अभी इकट्ठे होके आ रहे थे, हमने फौरी तौर पे उसको लाश को जो शिफ्ट किया जी डाले पे, और उसे फौरी तौर पे जो मियाँ वाली कुरैशिया का जो हॉस्पिटल है वहाँ लेके आ गए। मियाँ वाली कुरैशिया की भी बड़ी मज़े की कहानी है जी। आपके मखदूम साहबान, ख़ास तौर पे ये खुसरो बख्तियार हैं, मखदूम इमादुद्दीन, मखदूम शाह, मखदूम, ये सारे बहुत से मखदूम साहब जो हैं ये वहाँ के रहने वाले हैं और हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं, उनमें से 1 या 2 बंदे। तो वहाँ एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पोस्टमार्टम होना था। अब वहाँ जब गए तो डॉक्टर ने ये कहा कि नहीं, क्योंकि जी ये तो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, तो इसका पोस्टमार्टम तो यहाँ हो ही नहीं सकता। अब ये हालांकि कस्टडी तो नहीं थी, लेकिन वजह क्योंकि मरने की पुलिस थी, इसलिए फौरी तौर पे इसकी डेड बॉडी को भिजवाया जाए जी रहीम यार खां। अब मैंने फिर वही गुर अख्तियार किया और 2-4 मोअज़्ज़िज़ीन को डाला, जिसमें असलम मानिक था, जिसमें एक वो दश्ती था हमारा दोस्त, उसको और डाल के हमने फौरी तौर पे, नज़ीर शाह साहब भी आ गए थे DSP, तो मैनेज हो गया और लाश हमने फौरी तौर पे भिजवा दी जी रहीम यार खान। अब इतनी देर में जो पीछे, क्योंकि लाश ही मुद्दा ही नहीं था उनके पास, तो रोड ब्लॉक ना हुई थी। कोशिश ज़रूर की गई लेकिन नफरी ज़्यादा थी, तो हमने उस पर काबू पा लिया। फौरी तौर पे लाश क्योंकि पहुंचा दी गई थी रहीम यार खान नवाज़ मार की। अब वहाँ जाके ये बात हुई कि जी इसको तो फायर लगा हुआ है। अब वर्षा को ये कहा गया कि जी आप आएँ, आप देखें, बॉडी को देख लें, इस पर कहीं फायर का निशान हो तो फिर ठीक है, हम पुलिस वालों के ख़िलाफ़ पर्चा देते हैं। मैंने उनको कहा कि जी ठीक है, अगर कहीं इसको फायर लगा हुआ है तो पर्चा भी होगा 302 का, और साथ में आशिक नीला साहब जो है उनको हमने हवालात में बंद कर देना है, जो ASI साहब बड़े चौड़े होके फिरते थे। तो मेरी बातों में और मुझे इतना था कि मेरी दूसरी पोस्टिंग थी और रुकनपुर वाले मेरा बड़ा लिहाज किया करते थे और हमेशा मेरी बात माना करते थे। एक असर था मेरा उस रुकनपुर के इलाके में बतौर SHO। तो खैर वो मेरी बात मान गया और इसमें ज़्यादा किरदार जो था वो असलम मानिक का था। हमने जाके जी हॉस्पिटल में उनकी वर्षा को डेड बॉडी दिखाई।
डेड बॉडी दिखाने के बाद पूरी बॉडी, डॉक्टर भी साथ खड़े थे, कहीं फायर का निशान नहीं था। रगड़े वगड़े ज़रूर थी उसकी, जो पानी में इधर उधर वो लगता रहा, क्योंकि बॉडी उसकी हेड में ही फंसी रही कहीं हेड हाजीपुर में, तो रगड़े ज़रूर थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे कहीं कुछ ऐसा निशान नहीं था। जब डॉक्टर ने से उसकी तसल्ली दी तो फिर वो गुस्सा कुछ ठंडे हो गए। अब ऐबी तो था, वो बंदा रिकॉर्डी भी था, चोरियाँ भी करता था, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं थी। तो वो लोग चले गए। अब पोस्टमार्टम कराने के बाद मैंने फिर असलम माने की ड्यूटी लगाई कि मैंने कहा यार तेरे कहने में है, तुम इस तरह करें कि जी इसको फौरी तौर पे आपने दफन कराना है, इसका जनाजा भी फौरी तौर पे हो जाना चाहिए और इसको दफन भी फौरी तौर पे करा देना चाहिए। अब हमने उसकी जो डेड बॉडी थी वो एम्बुलेंस में डाली, उसको साथ में मैंने 2 गाड़ियाँ, जो अपनी एक एलीट की गाड़ी है और दूसरी गाड़ी दी, अपने 3-4 जो अच्छे थानेदार थे उनकी ड्यूटी लगाई, वो साथ जाएं और उन्होंने जाके जी फौरी तौर पे शाम को ही जनाजा करा दिया। और उसी शाम को कोई 7:30 बजे 8 बजे जनाजा हुआ और उसी 9:30 बजे हमने उसको दफन करा दिया पुलिस की कस्टडी में, क्योंकि डेड बॉडी सुबह मिली थी और उसकी हालत भी ख़राब थी। तो इस तरह जी एक और मुसीबत से मैं बच गया। जो पिछली तमहीद मैंने बांधी थी वो यही थी कि पुलिस मुलाज़मीन जो हैं वो हमेशा बेचारे किसी ना किसी हिसाब में मुब्तला होते हैं। अब ये अल्लाह की तरफ से उन्हें उनका कोई इम्तिहान होता है या लोगों की बद्दुआएं होती हैं या अपने ख़ानदान वालों की बद्दुआएं होती हैं, जिसमें वो हमेशा गिरे रहते हैं। लेकिन है पुलिस की नौकरी बहुत मुश्किल अगर देखा जाए तो। शुक्रिया।